हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कल हम लोग बात कर रहे थे कॉमन अमीटर जो ट्रांजिस्टर है, कॉमन अमीटर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बारे में बात कर ली थी, कर्व भी प्लॉट कर लिया था। ठीक है ना। आज हम फटाफट से कॉमन अमीटर का देख लेते हैं, प्रैक्टिकल सर्किट देख लेते हैं इसके अभिलाक्षणिकों के लिए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ही है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालने के लिए, यानी कि भाई ये कर्व कैसे मिले हमें, प्रैक्टिकल सर्किट से ही तो मिलेंगे। ये दोनों कर्व जो अब हमें मिलेंगे तो प्रैक्टिकल सर्किट से मिलेंगे, तो ये दोनों कर्व हमें मिले उसके लिए प्रैक्टिकल सेटअप कैसा होना चाहिए वही हम लोग देखेंगे। जैसे हमने कॉमन बेस में बनाया था ऐसे ही अपन इसमें बनाएंगे, किसमें, कॉमन अमीटर में। तो आज का हमारा टॉपिक है द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ कॉमन अमीटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ठीक है। अगर आपने कॉमन बेस को ध्यान से सुना है, ध्यान से उसको बनाया है, मैंने आपको पीएनपी के लिए मैंने बनाया था, एनपीएन के लिए आपको बनाने के लिए कहा था, तो आप अच्छे से बना लेंगे, कॉमन अमीटर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले नाम क्यों कौन सा है, कॉमन अमीटर। तो सबसे पहले हम फटाफट से एक कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर बना देते हैं। तो ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर कौन सा है, कॉमन अमीटर। ठीक है ना। कॉमन अमीटर में वही है, मैं पहले आपके लिए किसका बना देती हूँ, आपको कौन सा बना दूँ मैं आपको, चलो आपको मैं पीएनपी बना देती हूँ, एनपीएन आप लोग बना लेना, है ना, कोई सा भी बना लो, बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है आपकी, आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है। चलें, तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा दिख रहा है आपको, अच्छा ये टर्मिनल कौन सा है, बेस टर्मिनल, ये टर्मिनल आपका कौन सा है, अमीटर टर्मिनल, और ये टर्मिनल आपका कौन सा है, कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है। और ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था बेस की तरफ जब करंट जाएगा तो वो हमेशा पीएनपी होगा, और बेस से बाहर जाएगा तो वो करंट हमेशा कौन सा, वो ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, एनपीएन होगा। तो ये मैंने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बना दिया। ठीक है ना। अमीटर कॉमन है क्योंकि हमें कॉमन अमीटर के लिए बनाना है, राइट। फिर क्या करते हैं अपन, इधर जो करंट आएगा, यानी कि इधर आई बी करंट आपने शो किया था, याद होगा, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इधर की साइड, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा ना, आई ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की साइड, है ना। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आई सी की, अगर ये बाहर है तो ये भी कहाँ होगा, बाहर, क्योंकि मैंने कहा था कि आई सी। ठीक है ना। अब ये आई ई हो गया, ये आपका कौन हो गया, आई बी हो गया। अब इस आई बी को नापने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अमीटर, पर आई बी की वैल्यू क्योंकि बेस है बहुत कम होती है, इसलिए हम कौन सा मीटर जोड़ेंगे, माइक्रोमीटर जोड़ेंगे। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, याद होगा आपको। ठीक है ना। पहले मैं ये सेक्शन कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है ना। और वोल्टेज, अच्छा पोलैरिटी मैं बाद में समझाऊंगी। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको एक रेओस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं, और रेओस्टेट को किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से, याद है कि नहीं, बैटरी, ये लो। अच्छा, ट्रांजिस्टर का जनरली जो ऑपरेशन किया रहता है वो किस में किया रहता है, फॉरवर्ड बायस में, सॉरी एक्टिव रीजन में किया रहता है। दैट मीन्स कि ये वाला रीजन जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और ये वाला रीजन कौन सा होगा, रिवर्स बायस होगा। अब ये कौन है, पी एन पी, तो एन को किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, नेगेटिव टर्मिनल से, है ना। तो मैंने उल्टा बना दिया, आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना। ओके, फिर मैं इनको मिला देती हूँ, तो एक सेक्शन आपका इधर का कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, ये वोल्टेज कौन सी होगी आपकी, मिली वोल्ट, क्योंकि बेस से रिलेटेड वोल्टेज है तो वोल्टेज कम होगी, करंट भी कैसा होगा, कम होगा। अभी ये कौन सी वोल्टेज कहलाएगी, ये कहलाएगी वी बी बी, क्योंकि बेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है ये। इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ प्लस बनेगा और यहाँ माइनस बनेगा, मैंने आपको पिछले उसमें समझा दिया था सारा ये। ठीक है। अब इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर देखो, इस आईसी को नापने के लिए हमें फिर से एक क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, किसको, अमीटर को। लेकिन ये तो अमीटर कौन सा ही होगा, मिली अमीटर, क्योंकि कलेक्टर करंट है, करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, कैसा होगा, माइनस होगा। फिर इधर क्या कनेक्ट कर देते हैं अपन, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर कौन सा होगा, वोल्ट वाला ही होगा, ये वाला तो, है ना, कलेक्टर से कनेक्ट है इसलिए। ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक है। इस वाली जंक्शन को किस में रखेंगे, रिवर्स बायस में, तो इसको मैंने एक रेओस्टेट से कनेक्ट कर दिया। रेओस्टेट को किससे कनेक्ट कर देना है अपन को, बैटरी से। रिवर्स बायस में करने के लिए देखो, पी एन पी, पी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये लो, कौन से होगी बैटरी, ये माइनस और ये प्लस, पी सी सी,
ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और प्लस माइनस अपन ने दिखाई दिया। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, किसके लिए, सिंपल सा है, समझते जाओगे करते जाओगे, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तो ये किसके लिए बनाया मैंने, पीएनपी के लिए, आप बना लेना एनपीएन के लिए, बहुत सिंपल है। आपको कॉमन एमीटर दिखाना है, एनपीएन के लिए करंट बाहर की तरफ शो कर देना, ठीक है ना। ये करंट बाहर की तरफ आ जाएगा आईई, ये दोनों करंट अंदर की तरफ चले जाएंगे। फिर यहाँ पर एक अमीटर कनेक्ट कर दोगे आप एज़ यूजुअल, बैटरी कनेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। फिर इधर ऐसे अमीटर कनेक्ट कर दोगे, बैटरी कनेक्ट कर दोगे, इसको फॉरवर्ड बायस में रखना, इधर रिवर्स बायस में रखना। पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, पोलैरिटी एन पी एन, पी को पी से कनेक्ट करना पड़ेगा, उल्टा कनेक्ट होगा ये भी। और इधर आपका क्या होगा, एन है तो ये एन किससे कनेक्ट होगा, पी से। तो दोनों बैटरी इसकी जस्ट रिवर्स कनेक्ट हो जाएंगी, तो ये वी बी भी हो जाएगा और ये वी सी सी हो जाएगा, नाम वही रह जाएंगे। ठीक है, करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है इसमें प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसे ही इसमें भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो कर लेना आप लोग इसको, ठीक है भाई। चलें, तो आपका ये अभिलाक्षणिक कर्व किस तरीके से प्लॉट होंगे उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब फटाफट से हम देखते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। कल मैंने आपको बोला था जाते जाते कि मैं आपको वो भी समझाऊंगी कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, क्योंकि जब मैंने आपको कॉमन बेस समझाया था तो ये चीज़ आपकी रह गई थी, तो मैं आप फटाफट बता देती हूँ। देखो, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन वर्ड आपके लिए नया आया है, इसका मतलब होता है धारा प्रवर्धन गुणांक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, धारा प्रवर्धन गुणांक। ऐसे ही वोल्टता प्रवर्धन गुणांक भी होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, धारा प्रवर्धन गुणांक की। अब ये होता क्या है, देखो, प्रवर्धन शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। जैसे नॉर्मली अगर अपन जनरल यूज़ जो एम्पलीफायर हमारा होता है डेली लाइफ में वो है माइक। माइक में क्या करते हैं अपन, धीरे बोलते हैं और जो कॉलम है उसके थ्रू हमारी आवाज़ कैसी सुनाई देती है, तेज़ सुनाई देती है। तो हमारी जो साउंड वेव्स जो हैं जिसने माइक में एंटर किया वो तो छोटी थी, छोटी मतलब कम एम्पलीट्यूड वाली थी, लेकिन एम्पलीफाई होकर के ये बन कैसी गई, ज़्यादा एम्पलीट्यूड की बन गई। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है दैट मीन्स कि वेव्स, साउंड वेव्स कैसी हो गई, एम्पलीफाई हो गई। तो एक जनरल यूज्ड हमारा एम्पलीफायर जो डेली लाइफ में है वो क्या है, माइक है, ठीक है ना। तो इसमें एम्पलीफाई होने का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, सिग्नल्स जो थे उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो मतलब वो ज़्यादा दूरी तक जाने में अब सक्षम हो गई है, ठीक है ना। करंट एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब है, करंट एम्पलीफिकेशन, देखो, ट्रांजिस्टर को अपन एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। जब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है, प्रवर्धक आपके आएगा, यूनिट 3 में आएगा, आपके एम्पलीफायर आएगा, तो वहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि जब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर काम में लेते हैं, तो मैं बता देती हूँ, ट्रांजिस्टर को तब सक्रिय क्षेत्र यानी कि एक्टिव रीजन में रखा जाता है, यानी कि इस वाले रीजन को फॉरवर्ड बायस में और इस वाले रीजन को रिवर्स बायस में रखा जाता है, ठीक है। व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, उस केस में जब एज एन स्विच काम में ले रहता है तो अलग तरीके से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, मतलब अलग रीजन में कनेक्ट किया जाता है। तो करंट एम्पलीफिकेशन का मतलब ये है कि कॉमन बेस हो चाहे कॉमन अमीटर हो, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इनपुट करंट तो था कम लेकिन आउटपुट करंट है ज़्यादा, समझ में आ गई, तो उसको अपन क्या कहेंगे, करंट एम्पलीफाई हो गया। यहाँ पर तो सिग्नल एम्पलीफाई हुए थे, लेकिन यहाँ पर कौन एम्पलीफाई होगा, करंट एम्पलीफाई होगा। बात समझ में आ गई, मैंने इनपुट करंट इज़ लेस एंड आउटपुट करंट इज़ हाई, तो इसको क्या बोलते हैं, करंट एम्पलीफाई, ठीक है। और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कैसे मिलेगा, दिस इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। अब कॉमन बेस के लिए निकाल रहे हो अगर आप करंट एम्पलीफिकेशन, तो कॉमन बेस का आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय कॉमन बेस का इनपुट करंट, और जब आप कॉमन एमीटर के लिए निकाल रहे हो तो कॉमन एमीटर का आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय कॉमन एमीटर का इनपुट करंट। बात समझ में आ गई, तो ये होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अब अगर नंबर फर्स्ट आप निकाल लें फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्पेलिंग देख लिया करो, मेरे से इधर उधर हो जाती है, स्पेलिंग इसकी देख लेना कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, मैं सही लिख देती हूँ। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसमें क्या होगा मैंने अभी बताया, इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से। अब इसमें भी दो होते हैं, अल्फ़ा AC, अल्फ़ा DC। अब आप समझ गए होंगे, DC का मतलब होता है जिसमें अपन डेल्टा नहीं लगाएंगे, AC का मतलब होता है जिसमें डेल्टा लगाएंगे। तो अल्फ़ा की अगर मैं बात करूँ, अल्फ़ा DC AC दोनों निकाल देती हूँ। अल्फ़ा DC मतलब, अब देखो, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं कॉमन बेस के लिए, ठीक है ना, रेशो होगा आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। अब आपको याद है कि कॉमन बेस में आउटपुट करंट कितना था, देखो बेस बीच में है, दैट मीन्स इधर अमीटर होगा और इधर कलेक्टर होगा, तो कलेक्टर में कौन सा करंट जाएगा, IC, तो IC रेशो डिवाइडेड बाय IE,
तो आई सी और आई ई का रेशो क्या कहलाएगा आपका, अल्फा डी सी कहलाएगा। कब कहलाएगा, जबकि वी सी ई आपकी क्या है, कांस्टेंट है। तो बेसिक डेफिनेशन तो यही है, रेशो ऑफ आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। बट फॉर पर्टिकुलरली कॉमन बेस आउटपुट करंट, इनपुट करंट, और ये वी सी ई कौन सी वाली वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, याद है कि नहीं है, कौन सी वाली वोल्टेज है ये, नहीं इनपुट वोल्टेज नहीं है, वी सी ई तो आपकी नॉर्मली अबव वोल्टेज है ये तो, है ना, वी सी ई जब आपका कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ गई। अब सुन लो, अल्फा ए सी, अल्फा ए सी कैसे निकलेगा, बस डेल्टा लगा दो इनके आगे, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, जबकि वी सी ई कांस्टेंट। अगर आप वी सी कांस्टेंट नहीं भी लिखते हैं, दिखा देते हैं जनरली, बाकी मैंने आपको बोला ना बेसिक डेफिनेशन है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। अब ये तो किसके लिए हो गया, सी बी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नंबर 2 है आपका फॉर सी ई कॉन्फ़िगरेशन, फॉर सी ई कॉन्फ़िगरेशन उसको डिनोट करता है अपन बीटा से, ठीक है ना। अब इसमें भी बीटा डी सी निकलता है और बीटा ए सी भी निकलता है। बीटा डी सी का मतलब, बीटा मतलब मैंने बताया ना एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ये भी, इसका मतलब आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट कितना था सी ई कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अमीटर कॉमन है, इधर कलेक्टर होगा इधर बेस होगा, तो आई सी अपॉन आई बी। समझ में आ रही है बात। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक मिनट, हाँ ये इसको करेक्ट करना है, ये वी सी बी आएगा, है ना, तभी मैं सोचूँ। तो ये आउटपुट वोल्टेज है आपकी, और यहाँ पर आएगा कांस्टेंट आपका वी सी ई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, और इधर क्या आएगा, डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई बी, यहाँ पे भी डेल्टा वी सी बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वी सी ई, ठीक है। तो अल्फा डी सी क्या है, रेशो ऑफ आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट कॉमन बेस में, और इधर रेशो ऑफ आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट इन सी ई कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गई। ए सी डी सी में सिर्फ इतना फ़र्क है, इसमें डेल्टा लगा देते हैं, इसमें नहीं लगाते, दैट्स इट, ठीक है ना। अब आप देखिए फटाफट से बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। और अब हम जानते हैं कि बीटा अल्फा क्या है। बीटा तो क्या है, दिस इज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड अल्फा क्या है, दिस इज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो अब देखो फटाफट से, हम ये जानते हैं फॉर ट्रांजिस्टर, और यू कैन से फॉर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि संधि ट्रांजिस्टर के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, कौन सी, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। बताया था मैंने, अमीटर में जो करंट होता है वो बेस में करंट और कलेक्टर में करंट के एडिशन के बराबर होता है, ठीक है ना। अब आप क्या करो, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को आई सी से, तो आई ई बाई आई सी, इधर क्या बन जाएगा, आई बी बाई आई सी प्लस 1 बन जाएगा। अभी बताया आपको जस्ट, आई ई बाई आई सी का क्या मतलब है, ये जो आपका आई ई बाई आई सी, अच्छा नीचे लिख लेते हैं, आई ई बाई आई सी, देखो अभी भी बताया आपको, आई देखो हमने आई सी बाई आई निकाला है ना, तो मैं आई ई बाई आई सी को 1 अपॉन अल्फा तो लिख ही सकती हूँ ना, ठीक है। और मैंने डेल्टा नहीं लगाया तो मैं इसको 1 अपॉन अल्फा डी सी लिख देती हूँ। ये क्या है, आई बी बाई आई सी, मतलब आई सी बाई आई बी मतलब 1 अपॉन एल बीटा डी सी लिख सकती हूँ ना मैं उसको, उल्टा आ रहा है तो 1 अपॉन में लिख दो, 1 अपॉन में बीटा डी सी प्लस 1, ठीक है ना। तो अब आप इसमें से निकाल लो जो भी आपको निकालना है, रेशो आपके पास रिलेशन आ गया। जैसे मान लो आपको इसका एलसीएम ले लो, 1 अपॉन अल्फा डी सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस बीटा डी सी अपॉन में बीटा डी सी हो गया। दैट मीन्स आपका अल्फा डी सी कितना आ गया, उल्टा कर दो इसका, बीटा डी सी अपॉन में 1 प्लस बीटा डी सी, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा डी सी एंड बीटा डी सी। इसी तरीके से आप ए सी के लिए भी निकाल सकते हो। एसी के लिए क्या करोगे, यहाँ पर डेल्टा लगाना, यहाँ भी डेल्टा लगाना, यहाँ पे डेल्टा लगाना, फिर सब जगह डेल्टा आईसी से डिवाइड कर देना, तो जितना भी आएगा ना आपका यहाँ पर, वहाँ पे जब डेल्टा वाला आएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन अल्फा ए सी 1 अपॉन बीटा ए सी प्लस 1 कर लोगे वो खुद, ठीक है ना। तो स्टैटिक का मैंने करा दिया, डायनामिक का आप लोग कर लेना, बाकी समझ में आनी चाहिए चीज़ यही है। अच्छा ये तो था अल्फा डी सी की वैल्यू। देखो पेपर में अगर आपको इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, अगर आपको बीटा डी सी की वैल्यू दे रखी है, अल्फा डी सी की पूछी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है ना। अगर आपको अल्फा डी सी दे दी और बीटा डी सी पूछी है तो क्या करोगे, तो फिर इसी इक्वेशन को अप्लाई करो। देखो ना यहाँ पे प्लस 1 को इधर ले जाओ, ठीक है ना, इसको नंबर 1 डाल दो, इसको डालो नंबर 1, इसको नंबर 2 डाल दो, इसको 3 डाल दो, बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 1 अपॉन अल्फा डी सी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा डी सी, इम्प्लाइज इधर एलसीएम ले लो, 1 माइनस अल्फा डी सी अपॉन अल्फा डी सी
इज इक्वल्स टू 1/β/dc, ठीक है। तो यहाँ से आप बीटा डी सी रिवर्स कर दो, बीटा डी सी कितना वैल्यू आएगी, अल्फा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फा डी सी। तो ये रिलेशन हो गया, ये भी रिलेशन है अल्फा डी सी और बीटा डी सी के बीच में, लेकिन अंतर क्या है, इधर अगर आपको अल्फा डी सी दे रखी है तो बीटा डी सी की वैल्यू पूछे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर आपको बीटा डी सी दे रखी है अल्फा डी सी पूछे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ बीटा एंड अल्फा, ठीक है ना। और बाकी जो नेक्स्ट बातें हैं अपन, जो मैं आपसे कह रही थी कि मैं संतृप्त धारा के बारे में बात करूँगी, संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा लीकेज करंट के बारे में, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।